लास्ट लेक्चर में हमने निरपेक्ष व सापेक्ष वृद्धि दर पढ़ ली थी। अब हम शुरू करने वाले हैं वृद्धि के लिए दशाएं। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, उसके लिए मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि वृद्धि होती है प्लांट में। हम जानते हैं कि वृद्धि होती है। प्लांट के जो उत्तक होते हैं, पादप के जो उत्तक हैं, जिसका मैंने नाम लिया था बीजोत्तक, वो वृद्धि करता है। ये बात सत्य है। पर यह भी बात सत्य है कि उस पादप को वृद्धि करने के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए। अनुकूल वातावरण चाहिए कि नहीं चाहिए? जो पादप जिस ऋतु में उगाना होगा वो उसी में ही पैदावार देगा। ग्रीष्मकालीन के जो पादप होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में ही अपना देते हैं, बसंत ऋतु वाले बसंत में, और विंटर मतलब सर्दियों वाले सर्दियों में। ठीक है। अब सर्दी वाले पादपों को गर्मियों में तो कैसे जनरेट करोगे, कैसे एग्रीकल्चर करोगे, कैसे फार्मिंग करोगे? भाई जो ठंड वाला प्लांट है वो बैठा है, ठीक है ना, और आप उसमें पानी डाले जा रहे हो। भाई वो ठंड में पैदा होने वाला प्लांट है, उसको चाहिए ही नहीं इतना पानी। उसको जो वातावरण चाहिए वो तो दो, वो तो दो। ठीक है, वातावरण पे करता है। चलो दूसरा लेती हूँ, जल। ये एनवायरनमेंट के फैक्टर्स बता रही हूँ जो एक प्लांट की ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं। इनसाइड जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है वही काफ़ी नहीं होता है, वातावरण भी रोल प्ले करता है। जल, अगर जल ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी वो प्लांट को नहीं चाहिए, और जल ज़रूरत से भी कम है तो भी प्लांट कैसे पैदा होगा? मतलब एक प्लांट है जिसको लिमिटेड पानी चाहिए, लेकिन आप उसको पानी में डुबो के रख रखा है तो वो गल जाएगा ना। और अगर कोई प्लांट है उसमें पानी नहीं दे रहे हो आप, तो वो मुरझा जाएगा। नेक्स्ट, तापमान। तापमान पे देखो, आप नोटिस करना समर में, गर्मियों में कितना टेम्परेचर हाई होता है। देखो जो स्पेशली राजस्थान में रहते हैं, जो डेजर्ट साइड रहते हैं, जो जोन जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, 50 अबव होता है। मैं खुद राजस्थान की हूँ तो मुझे पता है कितना टेम्परेचर होता है। मतलब रिसेंटली अभी मई में अभी 50 क्रॉस कर चुका है। 50 क्रॉस कर चुका है, कब का? 1 वीक पहले ही कर चुका है 50 क्रॉस। मतलब जो जो रोड है ना, रोड के जो क्या बोलते हैं उनको, डामर, वो भी उखड़ रही हैं अब तो। ठीक है, तो ये क्या है? तो सोचो जब इंसान ही नहीं जा पा रहा है बाहर, तो वो प्लांट इतना ऐसी परिस्थिति में कैसे ग्रो करेगा बताओ? थोड़ा बहुत तो अनुकूल वातावरण चाहिए ना उसे ग्रो करने के लिए। ऐसे चलो मैं मानती हूँ कि जो डेजर्ट वाले प्लांट है वो डेजर्ट ही चाहिए उनको, रेगिस्तान में ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो अनुकूल, थोड़ा बहुत तो दोगे ना फेवर। थोड़ी तो बारिश करवाओगे, थोड़े तो मिनरल्स जाने चाहिए उसके अंदर, थोड़ा तो होगा ना फेवर, तभी तो वो ग्रो करेगा, तभी तो वो ग्रो करेगा। तो तापमान भी प्लांट की, पादप की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है ऑक्सीजन। क्या हमें ये बात पता है कि प्लांट जो होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं? देखो कितने काम के प्लांट्स, कि प्लांट्स हमें बचाते हैं। वो खुद CO2 लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे, और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वातावरण में यदि इस चीज़ की अनियमितता हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल की, गैसियस लेवल की अनियमितता हो जाएगी, तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लांट की ग्रोथ पे प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट, मिनरल। देखो ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं वही बता रही हूँ। मैं अपने मन से हर कुछ भी नहीं कर रही, जो NCERT में है मैं उसी अकॉर्डिंग चल रही हूँ। ये सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर,
मैं इसके अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, ठीक है। मन से एक्सटेंड नहीं कर रही मैं आपका सिलेबस। अच्छा, अब मिनरल्स आ गए। क्या हमें पता है कि प्लांट्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है? बिल्कुल मिनरल्स की ज़रूरत होती है बेटा, बिल्कुल होती है। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें चाहिए। बोरोन भी हो, कैल्शियम भी हो, सल्फर भी हो, मतलब ये चाहिए, ये प्लांट्स को चाहिए। अगर यही नाइट्रोजन की कमी कर दोगे, सल्फर की कमी कर दोगे, तो उसके सिम्टम्स भी दिख जाएंगे। नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसकी प्लांट की पत्तियां अपने आप शो कर देगी कि हाँ मुझ में इस चीज़ की कमी है। बोरोन की कमी होगी, सिलिकॉन की कमी होगी, तो वो अपने आप शो कर देगा, उसका तना शो कर देगा, उसकी पत्तियां शो कर देगी कि हमें इस चीज़ की कमी है। ठीक है, आपने चलो सब चीज़ें प्रॉपर मात्रा में दे दी। चलो देखो, मैं एक उदाहरण समझाती हूँ। एक कंटेनर है आपके पास लकड़ी का बना हुआ, इसमें ये लकड़ी की ऐसे स्लाइड है, बट एक स्लाइड ये इतनी छोटी है और ये ऐसे। अब मुझे ये बताओ, आपने इस कंटेनर में पानी डाला तो क्या कभी भी ये कंटेनर ये फुल हो पाएगा? क्यों? क्योंकि एक जो लकड़ी का टुकड़ा है वो मिसिंग है। देखो यहाँ पे खालिस्तान है तो यहाँ से पानी हमेशा निकलता जाएगा। मतलब एक चीज़ की भी कमी, एक चीज़ की भी कमी अपना जो प्रभाव है वो पूरे कंटेनर पे शो कर दिया कि भाई कंटेनर तू कभी फुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आधा ही हूँ, मैं आधा ही हूँ, इतना ही हूँ। ठीक है, मैं इतना ही हूँ। अब ये कभी भी फुल हो पाएगा कि ये कंटेनर कभी भी फुल हो पाएगा? क्योंकि एक टुकड़ा मिसिंग है, ये वाला पोर्शन मिसिंग है, तो कभी फुल नहीं हो पाएगा। पानी वाटर कितना भी ऐड करो। तो मतलब एक अगर मिनरल भी कम है, मान लो वातावरण ठीक है, जल ठीक है, तापमान ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, लेकिन मिनरल्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या इनमें से किसी की एक की भी कमी है, तो वो प्लांट की वृद्धि में रुकावट डालेगा कि नहीं डालेगा, ये समझाने का मेरा मुद्दा था। क्या ये समझ में आया? मुझे लगता है ये समझ में आया। कहने की बात ये है कि प्लांट की वृद्धि होती है तो ना तो आप वो ज़रूरत से ज़्यादा वाले माहौल में वृद्धि कर पाएंगे, ना ज़रूरत से कम वाले में। ठीक है, ना तो किसी चीज़ की अति होनी चाहिए, ना किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने पढ़ा दिया आपको कि क्या क्या दशाएं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विभेदन, निविभेदन और पुनर्विभेदन। ये डेवलपमेंट का पार्ट आ गया है। अब ये परिवर्धन का पार्ट आ गया है, डेवलपमेंट का पार्ट आ गया है। ये ऐसे ही जो ये पैराग्राफ ये लिखे हुए हैं ना लिखित में, इनसे समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा इससे। अब सोचोगे कि अच्छा इस पैराग्राफ में ऐसा क्या नहीं है जो इस डायग्राम में है। बहुत कुछ है, बस नज़रिए की ही देरी है। मैं ये जो टर्म है ना, याद रखना, विभेदन पहली ये टर्म, दूसरी है निर्विभेदन और तीसरी है पुनर्विभेदन। इन तीनों टर्म को यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। ये जो लिखा है ये तो मैं पढ़ूंगी आपके लिए, ये मैं रीडिंग करूँगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चल रही है, ये मैं रीड करूँगी आपके लिए, बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना जी क्या है। तो क्या हम जानते हैं कि पादप होता है और पादप में कोशिकाएं होती है? जैसे जंतु है, जंतु की कोशिका होती है, वैसे ही पादप है तो पादप की भी तो कोशिका होगी ना बेटा। क्या मैं ये जानती हूँ, ये मैंने पढ़ा दिया है कि विभेदोत्तक क्या होता है? जी मैंने बिल्कुल अपने प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ाया है कि विभेदोत्तक होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम है निरंतर वृद्धि करना, निरंतर वृद्धि, निरंतर सेल डिवीज़न चलेगा, लगातार ये सेल डिवाइड करेगा। और मैंने इसका अंक गणितीय ज्यामितीय रूप भी बताया था कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। और मैंने इसका अंक गणितीय बताया था कि एक मेरिस्टेम डिवाइड होगी तो एक की बनाएगी फंक्शन वाली और एक बनाएगी मेरिस्टेम। फिर ये मेरिस्टेम आगे जाके 2 में डिवाइड होगी, फिर से एक फंक्शनल फॉर्म बनाएगी
और एक मेरिस्टेम। फिर से ये 2 में डिवाइड होगी, एक फंक्शनल बनाएगी और एक मेरिस्टेम। जैसे ही फंक्शनल फॉर्म बनती है ना बेटा, जैसे ही फंक्शनल फॉर्म बन जाती है, मतलब इनके पास कार्य आ गए हैं, कार्य निर्धारित हो गए हैं कि हाँ जी आपका ये कार्य है, कार्य निर्धारित हो गया। कार्य निर्धारित होने के पश्चात कोशिका विभाजित नहीं करती। अब ये जो कोशिकाएं जो है ना, ये कभी भी विभाजन नहीं होगी, क्योंकि इनका काम फिक्स हो गया है, इनका जो कार्य है वो फिक्स हो गया है। इस फिक्सिंग को क्या बोलेंगे? विभेदन। क्या आपको ये पहली टर्म क्लियर हो गई? अब मैं बोल रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना, आपको और टर्म क्लियर हो जाएगी। अभी तो ये टर्म क्लियर हुई है, अभी एक और होगी। मूल के शिखाग्र पर विभुजतक होता है, हमने पढ़ा है बच्चों, वापिस से दिखा देती हूँ। मूल के, ये देखो, मूल के शिखाग्र पे मतलब शिखर पे मतलब टिप पे क्या विभुजतक है? हाँ जी है। और वहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि क्या परोह के अग्रभाग पर, अग्रस्त भाग पर विभुजतक है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये तो सेल डिवाइडिंग है ना, विभुजतक डिवाइड करेगी, यहाँ का ये विभुजतक डिवाइड करेगा, डिवाइड होके क्या करेगा? एक अपनी जैसी सेल बनाएगा और एक फंक्शन वाली बनाएगा। फिर डिवाइड होके क्या बनाएगा? एक अपनी जैसी बनाएगा और एक फंक्शनल बनाएगा। तो हमेशा यही डिवाइड होंगी, जो मेरिस्टेम वाली है वही डिवाइड होगी। जिन्होंने फंक्शन ले लिया, निकली तो किससे है? निकली तो मेरिस्टेम से ही है, पर इन्होंने क्या, फंक्शन ले लिया, इन्होंने कार्य ले लिया। कार्य लेने के बाद इनकी जो ग्रोथ होगी वो बंद, स्टॉप, स्टॉप, क्योंकि इन्होंने फंक्शन ले लिया। अभी कार्य पे ध्यान देगी, डिवाइड करने का काम सिर्फ मेरिस्टेम का है। मैंने देखो ये फिर से रिपीट कर दिया है। तो मूल शिखाग्र विभुजतक तथा प्ररोह शिखाग्र विभुजतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती है। यह विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली विभेदन कहलाती है। परिपक्वता का मतलब क्या समझते हो बेटा? जो परिपक्वता का मतलब होता है कि वो मैच्योर हो गई है, वो अब कार्य करेगी, वो मैच्योर हो गई है, ना कि विभुजोतक है वो मैच्योर हो गई है, अब वो बस काम ही करेगी। क्या ये मैंने समझा दिया आपको? मैंने ये बिल्कुल समझा दिया है आपको। नेक्स्ट, विभुजोतक से क्या बनी? विभुजोतक से एक सेल बनी मेरिस्टेम, एक अपनी जैसी बनाएगा और एक बनाएगा जिसका कार्य फिक्स हो गया। जिसका कार्य फिक्स हो गया है उस क्रिया को बोलेंगे विभेदन। विभेदन होने के पश्चात ये मैच्योर हो गया है, और मैच्योर होने के बाद एंड ऑफ द यही है कि वो मृत हो जाएगा, ख़त्म। वो क्या होगा? मृत हो गया, वो ख़त्म हो जाएगा, मैच्योर होते वो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर परिपक्व कोशिका फिर से विभुजोतक फॉर्म में आना चाहे, ये देखो, मतलब कि आप स्कूल में हो, ये देखो आप स्कूल में हो, आप 12वीं क्लास में हो, 10th क्लास में हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को MBBS करनी है, मुझे क्या करनी है? MBBS करनी है। तो मैंने क्या किया? पढ़ाई 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 की, और मैंने फिर फाइनली क्या किया? फंक्शन गेन कर लिया, मैं बन गई MBBS, मैं बन गई MBBS। तो मैं अपनी मैच्योर अवस्था में आ गई, MBBS की, MD की, मैं एकदम मैच्योर, ये मैंने ठान लिया, पूरा का पूरा फिक्स हो गया, मेरा फिक्स हो गया। पर अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं MD से सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे LLB करनी है, मुझे LLB करनी है और उसके साथ UPSC की तैयारी करनी है, मैंने ये सोच लिया। आप मतलब MD करने के बाद, इतना आगे निकलने के बाद भी इस सेल में अभी भी इतनी गट्स है कि ये वापस इसमें आ सकता है। मतलब परिपक्व होने के बाद भी इत्तेफाक देखो कि
जो प्लांट की सेल है ना वो वापस आ सकती है, वरना परिपक्व होने के बाद कोई भी नहीं आती है। परिपक्व होने के बाद कोई भी सेल वापस से अपनी नॉर्मल फेज में नहीं आती है। बट ये कमाल की बात सिर्फ पादपों में ही है कि परिपक्व होने के बाद अब मैंने सोचा कि मुझे एलएलबी करनी है और उसके साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मैं क्या गई, ये चीज़ तो परिपक्वता तो छोड़ दी मैंने यहाँ पे, और मैं वापस पीछे गई। मैंने पीछे गई 11th-12th की बुक्स पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने बीएससी की एलएलबी करी, फिर मैंने एलएलएम करी, फिर मैंने नया विभेदन किया। तो यहाँ से परिपक्व कोशिका से विभेदोत्तक वापस से अपना रिवर्स फेट, पुनः अपने पिछले फेट में आना क्या कहलाता है? निर्विभेदन। निर्विभेदन क्या है? रोचक तथ्य इसके बारे में कि जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकता है। मतलब परिपक्व होने के बाद बहुत इम्पॉसिबल है कि वापस से वो अपनी डिवाइडिंग, जो इंसान अपनी जो चीज़ अपनी परिपक्व फेज में आ गई है, मैच्योर हो गई, जो सिर्फ मरने वाली है, उसमें ये कमाल की एबिलिटी कहाँ से है कि वो फिर से डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी रखे। मतलब कि ये अपनी फंक्शनल फॉर्म से फिर से डिवाइडिंग फॉर्म में आ गई, ये अपनी फंक्शन करने की दर से पुनः अपनी डिवाइडिंग वाली में आ गई। तो ये जो गट्स है ना वो कहलाते हैं निर्विभेदन। निर्विभेदन। अब यहाँ से यहाँ गई थी स्टार्टिंग में तो विभेदन था कि भाई एक डिवाइडिंग सेल थी, डिवाइड करती थी, फिर बाद में क्या हुआ कि फंक्शन ले लिया और ये विभेदित हो गई, फिर वो परिपक्व हो गई, फिर वापस से उसने पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था जानी चाहिए, तो उसे निर्विभेदन कहते हैं। अब निर्विभेदन के बाद फिर से मैंने एफर्ट मारा एलएलबी करने के लिए, तो अब वो प्रोसेस कि मैं वापस से एफर्ट मार रही हूँ, फिर वापस से आ रही हूँ अपनी उस चीज़ की हाई पोजीशन पे, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली, एडवोकेट बन गई, जज बन गई। तो मतलब मैंने ये देखो ये फेट गहन किया। इसे क्या बोलते हैं? ये पुनः विभेदन। इसे बोलते हैं पुनः विभेदन। अब समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तो वही बात हो गई ना कि आप 12th के बाद साइंस लेते हो, उसके बाद बोलते हो कि मुझे तो एमबीबीएस करनी है, आईआईटी करनी है। आप पहुंच गए, एक कमाल के आईआईटीएन बने और कमाल के एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गए। ओ भाई साहब, आप घर वालों को बोल दो कि नहीं जी मेरे को अब तो एक्टर बनना है। काफ़ी देखा है, मूवीज़ देखी होगी, काफ़ी जो एक्टर हैं साउथ के अपने, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डॉक्टरेट की हुई है उन लोगों ने, एमबीबीएस हैं। वो क्या करते हैं, बचपन से जैसे 11वीं 12वीं पढ़ी, उसके बाद क्या करेंगे, वो बहुत मेहनत करके नीट वीट निकाल के एमबीबीएस बनते हैं, एमडी तक बनते हैं। तो वो प्रोसेस उनकी विभेदन कहलाई कि हाँ जी देखो उन्होंने अपना फंक्शन गेन कर लिया, उन्होंने अपना कार्यभार उठा लिया, अपनी जिम्मेदारी उठा ली कि वो जी डॉक्टर बन गए। अभी डॉक्टर से उनका फिर से मूड हो गया कि नहीं मेरे को तो एक्टिंग करनी है, मुझे तो एक्टर बनना है। तो उसने क्या किया कि फिर से पीछे आया। मतलब सोचो डॉक्टर बनने के बाद फिर से उसकी गट्स देखो कि डॉक्टर बनने के बाद कोई रिस्क लेता है क्या, मुझे एक्टर बनना है? नहीं ना, ज़बरदस्त रिस्क चाहिए ना। देखो यहीं पे अप्लाई कर लो, अपने पे अप्लाई कर लो कि एक दिन आप एमडी बनने के बाद सोचोगे कि नहीं मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना ही है, मुझे ये एमडी वेमडी ये डॉक्टर वेक्टर नहीं करनी है, मेरे को तो बस एक्टिंग करनी है, मुझे उसमें रुचि है। तो कमाल की हिम्मत चाहिए उसमें भी। तो फिर क्या होगा, आप विभेदन अवस्था को छोड़ के अब जाओगे पहले वाली में, 11वीं 12वीं में आ जाओगे कि मुझे एक्टिंग सीखनी है, मुझे थिएटर जाना है। तो आपने ये जो फेट लिया वो कहलाता है निर्विभेदन। आपने एक्टिंग की स्किल्स आए आप में, आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली, एंड देन आपको फिल्मों का ऑफर मिलने लग गया, बाहुबली टाइप।
और वो कौन सी ये KGF चैप्टर 2 टाइप ऑफ़र मिल गया आपको, तो आपने वापस से क्या किया, वापस से क्या किया, पुनर्विभेदन किया। आप कमाल के एक्टर बन गए, आप कमाल के एक्टर बन गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या थे आप, यहाँ से यहाँ तक थे आप, क्या थे विभेदन में, क्या थे आप डॉक्टर थे। डॉक्टर से पहुँच के आपको फिर से एक्टर बना था, आप अपना पीछे वाली स्टेज में गए, उस स्टेज को बोलते हैं निर्विभेदन। फिर पीछे की स्टेज में जाने के बाद आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी थी, मैं आ गया, अब मैं सीखूंगा मन लगा के, और एक दिन वो एक अच्छा एक्टर बन जाता है। ये अवस्था पुनर्विभेदन कहलाती है। तो मुझे लगता है कि अब तो इजीली आ गया होगा कि एक विभाजन करने वाली सेल परिपक्व हो जाती है, इसको बोलते विभेदन। परिपक्व सेल फिर से विभाजन वाले में आ जाती है, इसे बोलते निर्विभेदन। निर्विभेदित सेल वापिस से परिपक्व होती है, उसे बोलते हैं पुनर्विभेदन। मुझे लगता है अब ये समझ में आ गई है टर्म। पुनर्विभेदन क्या होती है, वापिस से आप अपनी क्षमता खो दोगे। मतलब देखो बेटा, अगर पुनर्विभेदन यहाँ पे आ गए तो फिर से परिपक्व हो गए ना एक्टर के लिए। MD थे, छोड़ के आ गए भाग के, एक्टर बने तो एक्टर बन के यहाँ पे सुपरस्टार बन गए, परिपक्व हो गए। अब कुछ और करोगे क्या, नहीं करोगे। तो अब क्या, आप अपनी क्षमता खो दोगे ना डिवाइड करने की, वापस पीछे जाने की। अब थोड़ा रिस्क लोगे, दूसरी बार भी खो दी ना क्षमता। पहली बार क्षमता खोई, लेकिन हिम्मत जुटा के आपने एक्टिंग सीखी, एक्टर बन गए, तो क्या अब वापस से छोड़ोगे की चीज़ की, नहीं नहीं मुझे IAS बनना है। अरे 17 साल के थोड़ा IAS बनोगे। चलो अभी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसी पे टिके हुए हैं एक्टर पे, MBBS पे ही। अभी नीट IIT वालों को बुरा लग जाएगा कि क्या डॉक्टर डॉक्टर लगा रखा है। चलो अब नेक्स्ट टर्म समझाती हूँ मैं आपको, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, इसके अंदर जैसा आप वातावरण दोगे वैसा ही वो पादप हो जाएगा, जैसा उसको वातावरण मिलेगा वैसा ही वो हो जाएगा। और दूसरा इसने दे रखा है कि जब पौधा छोटा होता है तो वो अलग दिखता है, और जब बड़ा हो जाता है तो अलग दिखता है। तो ये चीज़ प्लास्टिसिटी में आती है कि जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। कौन, पादप। पादप अपने जीवन के विभिन्न विभिन्न समय अंतरालों में अलग अलग अपने रूप प्रतिरूप शो करते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने धनिया का उदाहरण दिया है कि जब धनिया की पत्ती ताज़ा ताज़ा उगी होती है तब तो ऐसी दिखती है, यंग, एकदम यंग। पर जैसे ही वो ओल्ड हो जाती है, देखो इस तरह से दिखती है अपीयरेंस। तो पहली ऐसी थी, वो अब सडनली देखो फिर कैसी हो जाती है। नेक्स्ट एक और पत्ती का एग्जाम्पल दिया है लार्कस्पर का, कि जो स्थल पे रहने वाली पत्तियां हैं ना वो अलग दिखती है, और यही अगर लार्कस्पर की पत्तियों को पानी में रखे तो ये अलग दिखने जाती है। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि स्थल पे रहने वाली पत्तियों के पास क्या होगा, स्टोमेटा होएगा, स्टोमेटा होएगा। और इनको स्टोमेटा की जरूरत ही नहीं है। स्टोमेटा क्यों चाहिए, ये पानी में घुली ऑक्सीजन को अंदर लेगा या CO2 बाहर निकालेगा, या पानी में ही घुली CO2 को अंदर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा विसरण विधि द्वारा। विसरण मतलब उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होना। इसके पास स्टोमेटा, इसलिए इसको क्या है, अपनी पत्तियां थोड़ी मोटी रखनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन आ जाए। इसको क्या टेंशन है, स्टोमेटा होते हैं इसके पास ताकि गैसों का विनिमय हो जाए। इसको क्या ज़रूरत है स्टोमेटा की, पानी में है ना, ले लेंगे उधर से। तो समझ गए, ये है प्लास्टिसिटी, कि जैसा आप वातावरण दोगे, जैसा आप माहौल दोगे प्लांट को, वो उस हिसाब से अनुसरण करेंगे। और कुछ ऐसी कला होती है पादपों में बाय बर्थ ही, कि जब वो पैदा होते हैं, जब वो जर्मिनेट होते हैं तब वो अलग दिखते हैं, और अपने ओल्ड टाइम में वो अलग दिखते हैं। ये हो गया इनका नेचर, ये नेचुरल है फिनोमिना, ये तो नेचुरल है, बाय बर्थ लेके आएंगे कि पहले अलग दिखेंगे बाद में। ये अफेक्ट है वातावरण का, एक जगह पे पानी नहीं है, एक जगह पे पानी है। क्लियर प्लास्टिसिटी। लो जी, अब हम शुरू करने वाले हैं प्लांट हार्मोन।
प्लांट हार्मोन शुरू करेंगे। चलो मैं थोड़ा बहुत फैमिलियर कर देती हूँ, फिर अपने प्लांट हार्मोन शुरू करेंगे। देखो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन होते हैं पादप की वृद्धि के नियामक। पादप की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करेंगे कौन? कहीं ना कहीं योगदान होता है प्लांट हार्मोन का। ठीक है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, तो ये जो प्लांट हार्मोन है, अब सोचोगे कि प्लांट के पास भी हार्मोन कैसे आए? प्लांट के पास तो कोई ग्रंथियाँ ही नहीं है। जैसे अपने पास तो हाइपोथैलेमस था, पीयूष ग्रंथि थी, थायराइड था, ये लोग हार्मोन को निकालते हैं। ये कहाँ से हार्मोन को निकालने लग गए? इनके पास तो कोई ग्रंथियाँ ही नहीं है, इनके पास कहाँ से आ गई? देखो बेटा, इनके पास कोई ग्रंथियाँ नहीं है, बट इनके पास तना तो है ना, जड़ तो है ना, पत्ती तो है ना, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट है, जीव द्रव्य है, बस बहुत है, इतना ही काफ़ी इन लोगों के लिए। इनको ग्रंथियों की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा लोड ही नहीं लेते ये लोग। तो ये हार्मोनों की खास बात क्या है कि कुछ हार्मोन तने की हाइट को बढ़ाएंगे, शाखाओं की हाइट को बढ़ाएंगे, कुछ हार्मोन सीड को जर्मिनेट करवाने में हेल्प करेंगे, कुछ हार्मोन वक्त आने पर पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे और पर्टिकुलर को इनहिबिट करेंगे, कुछ हार्मोन प्लांट की सेल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे, कुछ हार्मोन फ्रूट को पकाने का काम करेंगे, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाना। तो ये मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया जो कि इसमें लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखो ये ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब मैंने जी बता दिया आपको, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि प्लांट हार्मोन का क्या योगदान है। इनको किसी भी प्रकार की ग्रंथियों की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्लांट के तनों में, पत्तियों में, फूल में, जो फूल में होता है ना वो जैस्मोनिक होता है, जैस्मोनिक। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी होता है ये। मतलब ये बहुत कमाल के हैं। आगे आगे जब पढ़ेंगे ना हम, जैसे हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन, ये सब बताऊंगी मैं आपको, डिटेल में बताऊंगी, एकदम डिटेल में बताऊंगी आपको मैं एक एक चीज़, पर अगले आने वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमने आज प्लास्टिसिटी पढ़ ली है, हमने पढ़ा है विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, ये हमने पढ़ लिया है। और कुछ फैक्टर्स देखे हैं, कुछ दशाएं देखी हैं जो पादप की वृद्धि पर योगदान देती हैं, वो हमने पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? प्लांट हार्मोन के साथ अपन शुरू करेंगे यहाँ से, ऑक्सीजन से। और ये जो दे रखा है ना ये चीज़ें, ये साइंटिस्ट के नाम, जब किस्मत ख़राब होती है ना तो साइंटिस्ट के नाम भी आ जाते हैं। और मैं ये बताऊंगी, ये इसमें क्या है। जैसे ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पर्टिकुलर अपने अपने अकॉर्डिंग हार्मोनों की डिस्कवरी की है। किसी ने ऑक्सिन को खोजा है, किसी ने जिब्रेलिन को खोजा है, किसी ने साइटोकाइनिन को खोजा है, किसी ने इथाइलिन को खोजा है। तो वो पढ़ना ज़रूरी है, ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कि डार्विन ने क्या खोजा। ठीक है, डार्विन ने खोजा था ये हार्मोन, कौन सा? ऑक्सिन। ये हम सब बताएंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।